दोस्तों, आज की कहानी है दीदी आपने अपनी देवरानी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो दीपा बेटी, कैसी है तू। निर्मला जी ने कांपती आवाज में अपनी बेटी से कहा। मैं ठीक हूँ माँ, आप कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना। ना, दीपा ने पूछा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है, भगवान जाने अब क्या होगा। निर्मला जी ने कहा। माँ, साफ साफ बताओ बात क्या है, पापा तो ठीक है ना। और भैया भाभी, दीपा ने पूछा। यहाँ पर सब ठीक है लेकिन मंजू। निर्मला जी ने रोते हुए कहा। क्या हुआ मंजू को। दीपा ने लगभग सिलाते हुए कहा कि वह आसपास सभी लोग सो गए। अरे पागल हो गई है वो, अपनी ससुराल से अलग होना चाहती है, कह रही है कि अब साथ रह न पाएगी। निर्मला जी ने कहा। क्या, लेकिन क्यों। उसके परिवार में तो सब बहुत अच्छे और सब उसे बहुत पसंद भी करते, फिर वो ऐसा क्यों चाहती है। घर से अलग होना कहाँ की समझदारी है। जो समस्या है वो बता, ऐसे अलग होने से उसी का नुकसान है। दीपा ने कहा। अब उसे कौन समझाए, मैं तो थक गई हूँ समझा कर। तू बात कर उससे बेटा, शायद तेरी बात समझ जाए, इतना अच्छा घर बार है। और फिर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी ने पूरा ससुराल छोड़ रखा, छोटी से 6 महीने भी न निभाया गया। निर्मला जी ने कहा। मैं बात करूंगी माँ, आप परेशान ना हो, मेरे रहते हुए मैं मेरी बहन का घर नहीं टूटने दूंगी। दीपा ने कहा और फोन रख दिया और सिर पकड़ कर बैठ गई। क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है ना। सुमित्रा जी, दीपा की सास ने पूछा। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं। मंजू अपने ससुराल से अलग होना चाहती है। जरा सोचिए, परिवार से अलग होकर कोई पनप सकता है, और फिर लोग इतने सुलझे हुए हैं, पता नहीं उसे क्या हो गया। माँ बहुत परेशान है। दीपा ने कहा। अरे मंजू तो बहुत समझदार है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो जोड़ने वालों में से घर तोड़ने का सोच भी नहीं सकती है। वो कभी जरूर कोई बड़ी बात होगी। सुमित्रा जी ने कहा। वही तो माँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है। मेरी बहन ऐसा क्यों कर रही है। माँ, मैं उसे यही बुला लूँ, आप उससे बात करना, वो आपकी बात जरूर समझेगी। दीपा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमित्रा जी ने कहा। तो दीपा ने रात की सांस ली, क्योंकि सुमित्रा जी सांस भली दीपा की थी लेकिन उनका लगा मंजू से बहुत ज्यादा था, और मंजू भी उन्हें अपनी माँ के जितना ही सम्मान देती थी। सुमित्रा जी का तो अरमान था कि मंजू उनके घर की छोटी बहू बने, लेकिन जब तक वो अपनी ये इच्छा किसी को बताती तब तक उनके छोटे बेटे नितिन ने अपने लिए निया ढूंढ ली और सुमित्रा जी के मन की बात में रह गई। भले मंजू उनकी बहू न बन पाई हो, लेकिन उसे लगा उनका कम नहीं हुआ था। आज भी वो मंजू को अपनी बेटी मानती थी। दीपा ने मंजू की ससुराल में डरते हुए फोन किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह सब नाराज होंगे। मंजू की सास ने फोन उठाया और बड़े प्यार से बात की। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि उनके घर में तनाव है, बल्कि वो बहुत खुश लग रही थी। सासू माँ से बात करने के बाद दीपा ने मंजू से बात की तो मंजू ने बहुत रूखे तरीके से बात की और शाम को घर आने को कहकर फोन रख दिया। दीपा का दिमाग शक्कर गिनी काट रहा था कि आखिर बात क्या है। जब सब कुछ सही है तो मंजू की वो अलग होना चाहती, और अगर गलत है तो उसके ससुराल वाले। इतना शांत क्यों। सारे दिन दीपा का काम में मन नहीं लगा, बस वो शाम का इंतजार कर रही थी। आज ऐसा लग रहा था कि मानो घड़ी रुक गई है। 5 बजती बाजार, गाड़ी की आवाज आई। मंजू आज सूखी थी, लेकिन उसे गाड़ी से उतारती गाड़ी वापस चली गई।
दिल बैठ गया क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि कोई मंजू के साथ आए और बिना मिले चला जाए। मंजू तुम अकेली अंदर क्यों आ गई? साथ कौन था? विनय जी मंजू के पति, यहाँ राकेश जी मंजू के जेठ, और वो अंदर क्यों नहीं आए? दीपा एक सांस में सब कुछ पूछने लगी। ओहो दीदी, मैं आ गई ना, ये कम है और सब लोग कहें। मंजू ने दीपा की चिंता को अनदेखा करते हुए कहा। शायद वो समझ गई थी दीपा क्या पूछना चाहती है। मंजू बात को मत टालो, मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही से जवाब दो, दीपा कहती जा रही थी और मंजू बेपरवाह की तरह आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गई। क्या पूछ रही आप? यही ना कि साथ में कौन था? विनय जी थे, उन्हें कुछ काम था इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मंजू ने कहा। अरे मंजू आ गई बिटिया, शादी क्या हो गई? तू तो हमें भूल ही गई। सुमित्रा जी कमरे से बाहर आई और मंजू को देखकर खुश हो गई और मंजू भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। अरे नहीं मैं माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, भला आपको कैसे भूल सकती हो? कहते हुए मंजू सुमित्रा जी के गले लग गई। बेटी है तो फिर माँ से मिलने क्यों नहीं आती? फिर ये तेरी बहन का घर है, जब सी सया जाया कर। सुमित्रा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। आऊंगी माँ, आप परेशान न। कहते हुए मंजू के चेहरे उदासी सा गई और जिसे देखकर दीपा की चिंता बढ़ गई। मंजू सब ठीक तो है ना? ससुराल में सब सही है ना? दीपा ने मंजू की आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ दीदी सब सही है, जो नहीं सही है वो हो जाएगा। मंजू ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? और माँ जो कह रही थी वो सही है क्या? दीपा ने पूछा। तो मंजू ने सर नीचे की ओर कर लिया। इससे पहले दीपा कुछ कहती सुमित्रा जी ने उस चुप रहने का इशारा किया। मंजू तुम तो इतनी समझदार थी, तुम ये कैसे कर सकती हो? देखो बेटा, परिवार की खुशहाली परिवार की एकता में है, ना कि बंटवारे में। और फिर तुम्हें तो हमेशा संयुक्त परिवार में पसंद था, फिर अचानक से क्या हो गया? सुमित्रा जी ने पूछा। आप सही कह रही हो माँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मंजी ने कहा। ऐसी क्या मजबूरी है बेटा जो घर को बिखर दे, एक माँ के दो बच्चों को जुदा कर दे? मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ बेटा, इसलिए चाहती हूँ कोई और माँ इस से न गुजरे। तू जरा सोच के तो देख, तेरी सास जिन्हें विनय कितना प्यार करता, वो कैसे उनसे अलग रह पाएगा? बेटा घर परिवार में छोटी छोटी बातें तो लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अलग हो जाए। सुमित्रा जी ने समझाया। माँ मैं आपको बहुत मानती हूँ और आपका बहुत आदर भी करती हूँ, पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी तकलीफ क्या और मैंने किन हालतों में ये फैसला किया। मंजू ने कहा। तो दीपा को गुस्सा आया। माँ मैं जरा इसे अपने कमरे में ले जाकर कुछ बात करना चाहती हूँ, दीपा ने कहा और मंजू को कमरे में ले गई क्योंकि सुमित्रा जी सामने वो कुछ कह नहीं पा रही थी। कमरे में ले जाकर दीपा ने दरवाजा बंद कर लिया जिससे आवाज बाहर न जाए। मंजू तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है? तुम तो हमेशा अपने ससुराल की तारीफ करती थी, फिर अचानक से क्या हो गया? दीपा ने मंजू के दोनों हाथ पकड़ कर कहा। कुछ नहीं दीदी, बस अब मैं साथ में नहीं रह पाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है और मैं आज रात में इस वहाँ सबको ये बात बता दूंगी। मंजू ने कहा। मतलब अभी किसी को कुछ पता नहीं है? देखो बहन, तुम एक बार दिमाग लगाकर सोचो और फिर फैसला करो। विनय जी और राकेश जी दोनों कितने प्यार से रहते और फिर तेरा पूछते नहीं, वे वैसा ही है जिसकी बागडोर अभी भी तुम्हारे ससुर जी के हाथ में। सोचो अगर तुम अलग हो गई तो कहीं ऐसा ना कि वो तुझे पूरी संपत्ति से बेदखल कर दे। दीपा ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मैं बस सुकून से जीना चाहती हूँ, मुझे मेरी मन की शांति चाहिए जो उस घर में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरी सारी जिंदगी एक कठपुतली बनकर रहूंगी जिसकी बागडोर मेरी जेठानी के हाथ में रहेंगी। मंजू ने कहा।
निशा मंजू की जेठानी, उसने क्या वो तो बहुत अच्छी है। दीपा ने आंखें फैलाते हुए कहा, हाँ वो बहुत अच्छी है सबके लिए, लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो सबके सामने मुझसे बहुत प्यार से पेश आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनका इतना प्यार समझ नहीं आता। मुझे घर की किसी जिम्मेदारी को लेनी नहीं देता है। सब समझते हैं कि वो अकेली सब संभालती है और सबकी मैं भी काम में मदद करती हूँ। विनय जी कहते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो वो मेरी जेठानी है, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ जिसमें सब मेरी तारीफ करे, और ये घर घर में संभव नहीं है। मंजू ने कहा, तुम अपनी सास से बात करो, अभी जब घर के बड़े तो वो कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है। दीपा ने कहा, मम्मी जी से तो कुछ कहो नहीं, बेकार है दीदी, वो जेठानी जी कोई घर की सर्वश्रेष्ठ बहू मानती है, और माने भी क्यों ना, उन्होंने घर पर अपनी जगह ऐसी बना ली है कि कोई उनके खिलाफ कुछ सुनेगा ही नहीं। मैं जानती हूँ कि सबके दिल में जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, और मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उसका ये मतलब तो कि नहीं कि कोई दूसरा उनके जितनी मेहनत नहीं कर सकता है। मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह से सब घर की बड़ी बहू को मानते हैं, उसी तरह से सब मुझे भी माने, और इसके लिए जरूरी है कि मैं भी घर के जरूरी कामों की जिम्मेदारी लूं, लेकिन वह मुझे मौका ही नहीं देती, और ऐसे में मुझे बहुत घुटन होती है। मंजू ने कहा, "अरे वो मौका नहीं देती, तुम जबरदस्ती मौका छीनो उसे, अपना दिमाग लगाओ और ऐसे लगाओ कि तुम सबकी नजरों में ऊपर उठ जाओ और वो नीचे आ जाए। इस तरह से घर छोड़कर जाओगी तो परिवार से भी जाओगी और घर की संपत्ति से भी, और बेइज्जती होगी जो अलग, और साथ में विनय जी की नजरों से भी गिर जाओगी। देखो अब तुम अपना दिमाग लगाओ और कुछ ऐसा करो कि सबको लगे कि तुम घर का जोड़ कर रखना चाहती हो और वो तोड़ना चाहती। कुछ ऐसा करो कि वो खुद कहे कि उसे अलग रहना।" दीपा ने कहा, नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। वो बहुत अच्छी, और फिर घर की जिम्मेदारी लेना कौन सा गलत है। वो काम करती है तब उनका नाम है, और फिर साथ ना रहने का फैसला मेरा मेरा परिवार के साथ बसर नहीं हो पा रहा, इससे उनकी क्या गलती। और फिर मुझे संपत्ति का कोई लालच भी नहीं, मैं बस अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। मंजू ने कहा, इतनी अच्छी पहचान को छोड़कर तुम कौन सी पहचान बना पाओगी, और जिस जेठानी को तुम शरीफ समझ रही हो वो कोई शरीफ नहीं है। अरे वो जानती है घर और घर वालों को मुट्ठी में कैसे रखना है। वो जो कुछ भी करती है वो सोच समझ कर करती है ताकि वो घर की अच्छी बहू बन जाए, और तू खराब। दीपा ने कहा, अरे नहीं दीदी, मैं 6 महीने पहले आई और वो 5 साल से, जरा सोचो कि 5 साल उन्होंने कैसे निभाया होगा। मंजू ने कहा, अरे ये सब ऐसे ही होता है, सब शादी करके आई होगी और देखा होगा कि मेरे ससुराल में सब बहुत सीधे और मेहनती हैं, और सबसे बड़ी बात की घर की बागडोर तेरे ससुर के हाथ में, तो समझ गई होगी कि यहाँ लड़ाई करने में खुद का नुकसान है, और फिर जिस घर में सबका स्वभाव अच्छा हो वहाँ किसी को जिम्मेदारी लेने में क्या परेशानी हो सकती है, और ऐसी वो घर में सबकी सेहती बन गई होगी। लेकिन जब तू वहाँ आई तो उसे तुझसे कुछ खतरा महसूस हुआ होगा, और इसलिए उसने ऐसी परिस्थिति बनाई होगी कि तू परेशान हो जाए और खुद घर से अलग होने की बात कहे, जिससे उसके मन की भी हो जाए और वो घर की सहेती बहू भी बन जाए। दीपा ने कहा, लेकिन अब ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती है, ऐसा जरूरी तो नहीं ना। मंजू ने कहा, अरे मैं ये घर गृहस्थी के दापेश बहुत अच्छे से समझती हूँ, आखिर मैं भी तो एक। दीपा कहते कहते सूख गई, और मंजू उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। बोलिए दीदी, अपनी बात पूरी करिए, आखिर आप भी तो एक जेठानी यही कहना चाहती है ना, तो कहिए ना, रुक क्यों गई। कितने अच्छे तरीके से आपने मुझे
अपने गुणों के विषय में समझाए, नहीं तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती मेरी दीदी, जिसे उसके मायके और ससुराल दोनों जगह आदर्श बहू और आदर्श बेटी की उपाधि मिली है। उसने इस उपाधि को पाने और फिर उसे बनाए रखने में कितनी मेहनत की। अपनी सास ने आपको बेटी मानकर प्यार दिया और आपने क्या किया, उनकी सोटी और बेटे दूर से दूर कर दिया। निया दीदी का स्वभाव हम सब जानते थे, लेकिन जब वो अचानक से सबसे कटी कटी रहने लगी तो किसी को ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जैसी यह समस्या थी जो वो किसी को बता भी नहीं रही थी, क्योंकि कुछ समस्याओं को बताने के लिए शब्द नहीं होते हैं। और अगर कोई इस तरह समस्या को बताने का प्रयास करता है तो उसे जलन का नाम दिया जाता है। दीदी आप इस घर की बड़ी बहू थी और वो छोटी बहू। आप इस घर में सभी पसंद करती तो जाहिर है कि उन्हें भी करके, लेकिन आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। घर के जरूरी फैसलों से उन्हें दूर रखा, ये कहकर कि वो बच्ची, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी मत डालो, बिना उससे पूछे कि वो करना भी चाहती है या नहीं। अगर वो किसी से कहती तो वो आपका ही पक्ष लेता है कि इतनी अच्छी जेठानी हमेशा तुम्हें रानी बना कर रखती है और खुद काम में लगी रहती है। ये सारी चीजें उन्हें कितना परेशान करती थी आपको अंदाजा भी नहीं होगा। उन्हें ये महसूस होता था कि वो इस घर की कुछ नहीं है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और नितिन को उन्हें लेकर अलग होना पड़ा, जिससे उनकी हालत में कुछ सुधार आए। लेकिन इसका फायदा भी आपको मिला कि आपको घर की सर्वश्रेष्ठ बहू का खिताब मिल गया और उन्हें घर तोड़ने वाली बहू का। दीदी अगर मैं गलत कह रही हूँ तो खाइए मेरे सर की कसम और कहिए मैं गलत हूँ। मंजू ने कहा। दीपा की नजरें झुक गई और आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे, क्योंकि आज मंजू उसका ही आईना दिखा रही थी जिसमें उसे खुद की तस्वीरें बहुत भयावह नजर आ रही थी। दीदी ऐसे रोने या पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी गलती महसूस हो रही है तो उसे सुधार लीजिए और ले वापस ले लाइए इस घर की छोटी बहू को और उसे भरोसा दिलाइए कि ये उसका भी घर, जिसे संवारने की जिम्मेदारी उसकी भी, और ऐसा एक जेठानी बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर करिएगा। उसे जरूरत है आपको, क्योंकि निया के लिए नितिन भली घर से अलग हो गया हो, लेकिन आज भी हर बात का दोषी उसी मानता है। वो बहुत अकेली है, दीदी उसकी मदद करिए। मंजू ने कहा तो दीपा उसके गले लग गई। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने ये सब किया था क्योंकि मुझे अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती थी, लेकिन निया को घर से दूर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं बस चाहती थी कि वो मेरी बात माने और जैसा मैं बताऊँ वैसा ही करे, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दीपा ने कहा। फिर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मैं निया को वापस लाऊंगी, पर तुम भी मुझसे वादा करो कि अपने घर से दूर नहीं जाओगी। निया ने अपने दिल की बात मुझे न बताकर खुद को तकलीफ दे, लेकिन तुम निशा को सारी बात बताओगी, दीपा ने कहा। तो मंजू हंसने लगी। अरे दीदी ये सब तो सिर्फ एक नाटक था, आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। मेरे ससुराल में सब बहुत बढ़िया और मैं वहां से अभी किया पूरी जिंदगी अलग नहीं होने वाली हूँ, मंजू ने कहा। तो दीपा सोच गई। क्या सच में, दीपा ने पूछा। हाँ बाबा चलो अब नीचे माँ को खुशखबरी सुनाते, मंजू ने कहा। तो दीपा उसे लेकर नीचे आ गई। सुमित्रा जी बहुत परेशान थी, लेकिन जब दीपा ने उन्हें सब कुछ बताया और नेहा और नितिन को वापस लाने की इच्छा जताई तो उनकी आंखें खुशी से भीग गई। दीपा ने अपनी गलती के लिए नेहा से माफी मांगी और नेहा ने सब कुछ भुलाकर उनके गले लग गई और अपने घर से निकलने के फैसले को लेकर माफी भी मांगी और साथ में वादा किया कि आज के बाद अपने मन की हर बात वो दीपा से जरूर बताएगी। और इस तरह से एक बिखरा घर फिर से एक हो गया।